नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर के साथ हम आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जो आप ही के एक सवाल का जवाब होगा। सवाल ये था कि हम अक्सर 1971 की बात करते हैं, 65 की बात करते हैं और साथ ही साथ कारगिल वॉर की बात करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। लेकिन चीन से जो भारत को बहुत बड़ी पराजय मिली थी, उसकी बात नहीं करते। और ये कमेंट वो लोग करते हैं जिनको भारत के सेना या भारत के ताकत पर जब ज्यादा भावुक होकर के बोला जाता है तो वो सवाल उठाते हैं। जो भी हो, वो कमेंट आया था। इसलिए 1962 में क्या हमारी सेना ने ताकत दिखाई थी वो हम बताएंगे। और आज तक चीन से जब भी भिड़ंत हुई है, हम चीन पर कितने प्रभावी रहे हैं ये बताने की कोशिश होगी। और जो हार और जो जमीन हमने गंवाई वो क्यों हुआ वो भी आपको बताएंगे। वैसे तो चर्चा अक्सर संसद से लेकर के सड़क तक होती है, बहुत जानकारी आप रख रहे होंगे। लेकिन यकीन मानिए, बहुत साफगोई से बहुत बड़ी बातें आज आपके सामने लाई जा रही हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बड़ा दुख होता है जब 62 को भारतीय सेना की हार के रूप में देखा जाता है। मैं यहाँ ये भी साफ करना चाहता हूँ कि हमारा नैरेटिव बिल्डिंग, जो कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट का काम है, ढीला रहा है। वो शुरू से ढीला रहा है। झूठ बोलने की आदत हम लोगों को ज्यादा नहीं रही है और झूठे झूठे दावे करने और नैरेटिव बनाना फौज ऐसा काम करती नहीं। ये कमजोरी हमारी उस समय भी थी, ये कमजोरी हमारी और सिंदूर तक कायम है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। इंडिया वर्सेस चाइना। सबसे पहले 1962। हम 62 से क्यों गिन रहे हैं? चकशाम और अक्साई चीन के इलाके तो 59 में चाइना ने कदम रख लिए थे। वो कुछ गुपचुप बातचीत हुई थी हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और चाइना के श्री जो एन लाई के बीच। आदान प्रदान हो गया था 1960। ऐसा ही कुछ फिर हुआ। पार्लियामेंट में विषय उठा तो पंडित जी ने कहा कि पार्लियामेंट नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड फॉर एवरी स्टोन दैट टर्न्स ऑन द बॉर्डर्स। एक और मुकाम पर उन्होंने पार्लियामेंट में महावीर त्यागी जी के एक प्रश्न के उत्तर में ये भी कहा था कि why we worry about a area where not a blade of grass grows। जिस पर त्यागी जी ने अपनी टोपी उतार के कहा, not a blade of grass grows in my and or your head। बंदे नेहरू भी गंदे थे। So should we give them away? Anyway, तो नैरेटिव बिल्डिंग हमारे यहाँ कमजोरी थी, रही है, आज तक है। अब मैं आता हूँ चाइनीज एग्रेशन की। चाइनीज एग्रेशन एक तो बहुत बड़े दायरे में किया गया, बहुत भारी इलाके में और बहुत भारी संख्या में किया गया। हमारी फौज को इसके लिए 59 और 60 के तजुर्बों के बाद भी तैयार नहीं किया गया, आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं दिए गए और जो ड्रेस दी गई वो नॉर्मल कॉटन की ड्रेस जो गर्म इलाकों में बर्मा वगैरह में युद्ध में वो पहनते थे, वही ड्रेस में उनको युद्ध में धकेल दिया गया। माइनस टेम्परेचर में कॉटन शर्ट एंड कॉटन पैंट, कॉटन सॉक्स और नॉर्मली पुराने वो कीलों वाले एम्युनिशन बूट्स। स्नो क्लोथिंग नहीं, कोई पटके नहीं, कोई परखे नहीं, कोई कोट्स एंड ओवरकोट्स नहीं, किसी तरह के ये बालाकलावा वगैरह जो आपने पहन रखा, इन नथिंग ऑफ दीज थिंग्स। उसके अलावा उनकी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी नहीं थी। यहाँ तक कि जहां रेयर ऑक्सीजन एरियाज थे उसके लिए एक्लिमेटाइजेशन भी नहीं किया गया था। फिर भी जब सेना को वहां पुश कर दिया गया
और पुश कर दिया गया एक ऐसे जनरल साहब के नीचे जिनका अनुभव आर्मी सप्लाई कोर का था। मैं जनरल कॉल की बात कर रहा हूं। हालांकि हमारे पास सेकेंड युद्ध के अनुभवी जर्नल्स थे। ऐसा क्यों किया, मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो छोटे लेवल के फॉर्मेशन कमांडर्स थे, ब्रिगेड कमांडर और कुछ बटालियन कमांडर्स, उन्होंने पूरी स्टडी करके इतने वास्ट इलाके में इतनी कम नफरी के साथ, कम ट्रूप्स के साथ युद्ध लड़ने का एक रणनीति बनाई, जिसमें उन्होंने कहा उस इलाके में पहाड़ों में दर्रे होते हैं, चाइनीज लैंग्वेज में उनको ला कहा जाता है। तो अगर इन दर्रों को पकड़ लिया जाए तो चाइनीज या तो आ नहीं सकेंगे, और जो आ चुके हैं वो जिंदा जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाकी इलाका पहाड़ी तौर पर खड़ी चढ़ाइयों की वजह से क्रॉस करना मुश्किल होता है। फिर भी उन्होंने काफी जो जमीन पर कब्जा किया है, वो कब्जा उन्होंने उन इलाकों में जो किया है जहां हमारी फौज नहीं थी, वहां पुलिस भी नहीं थी, वहां नंबरदार चौकीदार भी नहीं थे। वो अनकंटेस्टेड खाली इलाकों में काफी जमीन पर कब्जा किया, जो इतने हजार किलोमीटर और इतने हजार किलोमीटर आज तक जिक्र आता है। हमारी सेना ने युद्ध 6 मेन दर्रों पर किया। मैं उन सब का जिक्र कर देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो मल युद्ध हुआ वो रेजांगला पर हुआ। 18 नवंबर 1962। चार्ली कंपनी के 120 जवान थे। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र के नीचे लड़े। 3 से 5,000 चाइनीज ने लगातार 5 दिन उस पिकेट पर हमला किया। युद्ध समाप्ति के बाद 1300 चाइनीज वहां मरे पाए गए। हमारी चार्ली कंपनी के 120 जवानों में एक शख्स बेहोशी की हालत में बहुत भयानक रूप से घायल बेहोश जिंदा बचा था, जिसने के डिटेल्स दी। मेजर शैतान सिंह के पेट, छाती से नीचे पेट में गोली लगी थी, टांग में गोली लगी थी, दूसरे टांग को बर्फ का असर हो गया था। फिर भी उठा कर ले जाने के लोग बच्चों के सुझाव में, सेनानियों के सुझाव में वो गुस्से से रिएक्ट किया और कहा मुझे छोड़ दो, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, और लड़ते रहे। वो था जज्बा। वालोंग में 23 अक्टूबर 16 नवंबर को लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर आशी हिल पर बिल्कुल इन्हीं हालात में लड़ते लड़ते आखिरी दम तक लड़े, और अपने से वो जो लता जी का गाना है कि एक ने 10-10 को मारा, वो साबित करके गए। लाशें बिछा दी दुश्मन की, पार नहीं आने दिया। बैटल ऑफ नरूंगला एक छोटी सेक्शन थी, वहां 11 आदमी की। एक शख्स बचा था जिसका नाम था जसवंत सिंह रावत। सिपाही जसवंत सिंह रावत ऐसा माना जाता है कि आत्मा के रूप में आज भी उस पिकेट की रखवाली करता है। देखा जाता है उसको, आज भी दिखता है वो। उसने अपनी मशीन गन और 2 लोकल बच्चियां थीं, उनके साथ मोम्पा गर्ल्स थी। एक का नाम सेला, एक का नाम नूरा। ये दौड़ दौड़ कर उनको अम्यूशन के डब्बे देती जाती थी, और जसवंत सिंह अपनी एक मोर्चा छोड़ दूसरा, दूसरा मोर्चा छोड़ के तीसरा, मोर्चे इतनी रैपिडली बदली करके फायरिंग करते थे मशीन गन से कि 3 दिन 72 घंटे शत्रु अंदाजा नहीं लगा सका कि वहां कितनी सेना है, और आखिर में हिम्मत छोड़कर वापस चला गया। कितनी गोलियां जसवंत सिंह को लगी उसका हिसाब नहीं है, पर उनकी आत्मा आज भी जीवित है,
और उस विकेट की रखवाली करती है। कोई थोड़ा सा ऊंग भी जाए सिपाही तो पीछे से थप्पड़ लगता है। ये आज भी होता है। ये है जज्बा। हम जब बात करते हैं अगला बैटल ऑफ गुरुंग हिल, ये भी 18 नवंबर 1962 को हुई। इसने त्रिशूल वैली की रक्षा की और बिल्कुल इन्हीं हालत में सिर्फ गिनकर टोटल हमारी डेड बॉडीज वहां से मिली थी, पर शत्रु वहां से भी क्रॉस नहीं कर पाया। वापसी में भागने के लिए शत्रु ने उस विकेट से कोई फायर ना आने पर भागने के लिए उसका प्रयोग किया। बैटल ऑफ टोंगपेनला एंड बुमला, वहां सूबेदार जोगिंदर सिंह थे, फर्स्ट सिख एलआई के। इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और इन्होंने भी आखिरी जवान, आखिरी गोली और आखिरी सांस तक वहां युद्ध दिया और एक ने 10-10 को मारा। को लांघते हुए एवरेज थी, एक भारतीय के पीछे 18 चाइनीज मरे थे वहां। ऐसे हालतवान में हमारा नरेशन बिल्डिंग नहीं हुआ। उस समय की सरकार को सेना की प्रशंसा करते डर लगता था। डेमोक्रेसी है, कहीं जनता सेना की पुजारी ना बन जाए, इनको हीरो ना मान ले। हमने तो एक परिवार में हीरो पैदा किए हैं। बहुत बड़ी सिर्फ बात कह दी सर। परिवार की पूजा होनी चाहिए। आपने इतनी बड़ी बात कही है। इसका दूसरा पार्ट दर्शकों हम आपके सामने लाएंगे और यहीं से कर्नल सर अपनी बात रखेंगे कि 1962 के कुछ बड़ी लड़ाइयाँ जो थी उसमें हमने दुश्मन को लगभग परास्त किया था और जो जमीन का बड़ा अधिग्रहण हुआ है वहां तो हमारी सेना ही नहीं थी। हमारे इलाके हो सकते थे वो, या तो सरकारी तौर पर जो रक्षा मंत्रालय है ऐसा सीरियसनेस रहता और उसको पहले से ही कंट्रोल करके रखा जाता, वहां पर हमारे जवानों की तैनाती रहती, वहां पे हमारे पोस्ट होते, वो तो पोस्ट था ही नहीं। और बहुत बड़ी बात कर्नल सर ने ये कही कि उसकी संसद में चर्चा के दौरान ऐसी बात भी कही गई कि जहां हवा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं और न कुछ उगता है, वो बंजर है और ठंडा इलाका है, उससे हमें क्या लेना देना। ये किसने कहा था और इसका जवाब त्यागी जी ने जो दिया था वो सर ने बताया कि हमारे सर पे भी बाल नहीं है, इसका मतलब हमारा सर अलग कर देना चाहिए। और किससे कहा था? प्रधानमंत्री। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम उन पर कोई छीटाकसी नहीं कर रहे हैं, कोई गलती उनकी निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमें जितना रक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, अपनी सीमाओं की चौकसी के लिए हमें जो तैयारी करनी चाहिए थी, उस स्तर पर हम तैयार नहीं थे। लगता यही है कि हम सिर्फ पंचशील सिद्धांत के हवा हवाई बात पर ही भरोसा करते गए और चाइना मक्कारी की पराकाष्ठा में उनका थॉट प्रोसेस ही आगे बढ़ता है। एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था और दूसरी तरफ हमको हमारे विश्वास का खून करके वो हमारे सीमाओं के अंदर आ गए। इसके बावजूद भी हमारी सेना ने जो लड़ाई लड़ी उसकी चर्चा चीन में होती है, लेकिन भारत में सिर्फ 1962 के हार के तौर पर एक बड़ी बात बोली जाती है, वो भी तब जिनको पता भी नहीं होता उसका, उसके बारे में वो कमेंट दे देते हैं। कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने उसी को, सर चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके अगले में हम इसका डिस्कस करेंगे, उसी बात को ये बता रहे हैं क्योंकि एक दर्शक ने ये कमेंट किया था कि 71 का जिक्र तो बहुत करते हैं, 62 के बारे में क्यों नहीं। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इनके विश्लेषण को देख पा रहे हैं, तो इस पर भी आप कमेंट करिएगा। और ये वादा रहा कि आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम आपको जवाब देंगे। वास्तव में 1962 की लड़ाई में चीन ये मान चुका था कि भारतीय जो लड़ाई लड़ते हैं उसमें उनको सीधे हराया ही नहीं जा सकता। हाँ, मक्कारी और उनके विश्वास का कत्ल करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अंतिम वाक्य सर आप कहें और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे। इस पूरे वीडियो में जो बातें कही गई उस पर आप कमेंट करिए, राय दीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को
सब्सक्राइब कर लीजिए। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि युद्ध उसके बाद से लेकर और अभी जो डोकलाम और गलवान में हुए, लगातार बीच में कुछ होता रहा और भारतीय जज्बा लगातार चलता रहा, जिसका मैं जिक्र करूंगा और वो उंगली उखाड़ दूंगा जो भारत माँ की तरफ ऐसा इशारा करे कि हमें कहीं भी भारतीय सेना में जज्बा का कमी हुई। उस जज्बे पर जो सवाल किया गया था उसी का जवाब कर्नल वीरेंद्र साहिब ने दिया है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिन्होंने ये सवाल किया था उनको उत्तर मिलेगा, और नहीं मिला तो सवाल करिए, जवाब हम आपको बराबर देते रहेंगे। नमस्कार।